हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। देखो, हमने अब तक जो पढ़ा था वो कौन सा था? अलैंगिक प्रकार का जनन था। कौन सा था? अब लैंगिक जनन में हमने जो पौधे होते हैं, जैसे ये कौन सा द्विबीज पत्री पत्री जो होता है ना, चने का जो बीज है, इसमें हमने क्या पढ़ लिया? जनन की बात कर ली है ना, प्रांकुर प्रारिभाव सब सब हमने सब पढ़ लिया। अब बात करते हैं अपन मानव में लैंगिक जनन की बात करते हैं। किसकी? मानव में लैंगिक जनन। अब जो मानव में लैंगिक जनन होता है वो कैसे होता है? सबसे पहली बात तो ये कि लैंगिक जनन होता क्या है। लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है कि जब दो भिन्न जीवों की जनन कोशिकाएं मिलके एक नया जीव उत्पन्न करती है, तो वो जो जनन होता है वो कौन सा होता है? लैंगिक जनन होता है। अब लैंगिक जनन में जरूरी नहीं है कि दो जीव जो हैं वो एक दूसरे से मिले ही मिले, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। बिना जीवों के मिले हुए भी लैंगिक जनन होता है, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन सामान्य प्रक्रिया यही है। तो बात करते हैं आगे, पढ़ते जाएंगे और बात करेंगे। नोट्स हमने लिख लिए हैं, ठीक है। मैं इधर से आ जाता हूँ, क्योंकि इधर आना पड़ेगा। इधर इसलिए आना पड़ेगा क्योंकि इधर जो है फोटो बना हुआ है, इधर मेरा फोटो नहीं दिखेगा, हाँ इधर से दिखेगा, ठीक है। चलिए, चलो। एक तो हमारे शरीर में जब हम छोटे होते हैं तो फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं। छोटे होते हैं फिर क्या होता है? धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो बड़े होने में देखो, हमारे शरीर की लंबाई बढ़ती है, शरीर का आकार बढ़ता है, वजन बढ़ता है, तो ये वृद्धि विकास है। लेकिन जैसे हम 11-12 वर्ष के होते हैं तो फिर हमारे शरीर में अचानक यकायक अन्य प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं, ठीक है। तो जो यकायक जो अन्य प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं, ये परिवर्तन किशोरावस्था से संबंधित परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था की जो आयु होती है वो आयु कौन सी मानी गई है? 11-12 से लेकर 18-19 वर्ष की आयु को किशोरावस्था अवस्था कहा जाता है। इसको टीन एज भी बोलते हैं। बताओ कौन सी बोलते हैं? टीन। बताओ टीन क्यों बोलते हैं? टीन कशी एज? टीन, टीन एज। टीन का मतलब 13, 14, 15, 16, 19। टी नहीं बोल रहा हूं मैं, टीन कह रहा हूं। तो अण में अणाम हंगड़ाम के लागे टीन इन, टीन लागे लास्ट में, जो टीन एज के कशी के टीन एज बोलते हैं इसको। अब बात समझ में आएगी कि टीन एज क्या होते हैं। अब जब भी आप ये सुनेंगे कि टीनेजर्स, टीनेजर्स मतलब टीन एज में जो बच्चे बालक बालिकाएं हैं उनको टीनेजर्स बोला जाता है, ठीक है वे। टीन एजर्स मतलब टीन एज में जो भी हैं उनको टीन यानी किशोरी, किशोर किशोरी क्या बोलेंगे इनको? किशोर किशोरी। 11 से 18-19 वर्ष, 11-12 से 18-19 वर्ष की आयु के जो बालक बालिकाएं होते हैं उनको टीनेजर्स बोला जाता है। और इनके शरीर में यकायक अन्य परिवर्तन दिखाई देते हैं। देखिए, जिन्हें मात्र शारीरिक वृद्धि नहीं कहा जा सकता, जबकि शारीरिक सौष्ठव भी बदल जाता है। शरीर के अंदर जो है अचानक जो परिवर्तन होता है उसमें सौष्ठव मतलब शरीर का पूरा आकार बदल जाता है, शारीरिक अनुपात बदलता है, नए लक्षण आते हैं तथा संवेदनाओं में परिवर्तन होता है। मतलब अब जो है वो बालक जो है सयाना होने लगता है वो। और ये जो अवस्था होती है इसको तूफानों की अवस्था कहा जाता है। कौन सी अवस्था कहा जाता है? इसमें तूफान आते हैं। क्या आते हैं? तूफान आते हैं। और एक फीलिंग आती है कि अपुनिच भगवान है। टीन एज में एक फीलिंग आती है कि अपुनिच भगवान है, और कांच के सामने उबा उबा कि मैं इधर से कैसा लग रहा हूँ, इधर से कैसा लग रहा हूँ, मेरे हेयर स्टाइल ठीक है कि नहीं है, डोले छोले दिख रहे कि नहीं दिख रहे, ये वाली जो फीलिंग आती है ना। और ऐसा लगता है कि वह मनीष देख रही, ऐसा भी, हाँ हाँ, क्या और स्कूल में सब हैंडसम बंदो मुझू, है ना, ऐसी फीलिंग आती है। और लड़कियों को लगता है नहीं कि मैं इस साइड से कैसी लग रही हूँ, मेरी जुल्फे कैसी आ रही आगे, है ना। और मतलब समझ रहे हो ना, है नहीं। और मैं इस कक्षा की सबसे सुंदरी हूँ, सबसे सुंदर लड़की मैं ही हूँ, है ना। और सारे लड़के मेरे ऊपर ही मरते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि तेरी शक्ल देख के तो कोई भी मर जाए, है ना, ठीक है नहीं। मतलब तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जो टीन एज होती है इसमें क्या होता है, विपरीत लैंगिक आकर्षण भी बढ़ता है। यानी लड़कों को लड़कियों के प्रति आकर्षण होता है और लड़कियों को लड़कों के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। समझ मेरी बात, ठीक है। मैं ताश लूं? बहुत खराब वाला जुकाम हो रहा है।
इतनी बात आपको समझ में आ गई। हाँ, आगे बात करते हैं। फिर देखो, इनमें से कुछ परिवर्तन लड़के एवं लड़कियों में समान होते हैं। जब सुनो सुनो, जब ये टीन एज शुरू होती है तो लड़के लड़कियों में सब में परिवर्तन होते हैं, और ये जो परिवर्तन होते हैं, कुछ परिवर्तन तो एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन क्या होते हैं, लड़कियों में अलग होते हैं, लड़कियों में अलग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं देखिए। जैसे देखो, समान होने वाले लक्षण, जो समान परिवर्तन होंगे, लड़के लड़कियों में समान परिवर्तन होंगे, वो कौन से होंगे देखिए। कि जैसे शरीर के कुछ नए भागों, लाल लाइन करते हैं यहाँ पे, नए भागों, जैसे कि कांख एवं जंगों के मध्य जननांगी क्षेत्र में बाल गुच्छ निकल आना, ठीक है। उसके बाद में उनका रंग भी गहरा हो जाना, पैर हाथ चेहरे पर भी महीन रोम आ जाना, है ना। हल्का भी पीले पीले भूरे भूरे बाल आवे ना, बड़ा हल्का रोम के, ठीक है। त्वचा अक्सर तेली हो जाती है, आपके चेहरे पर बार बार तेली त्वचा हो जाती है, आप ऐसे रूमाल लेके यूं पूछते हो, त्वचा कैसी हो जाती है, तेली हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में कभी कभी मुंह से, मतलब आपके मुंह पे घुमड़ियां हो रही है, ये टीनेजर आपके किशोरावस्था के लक्षण है, ठीक है। घुमड़ियां होना, मुंडा पे घुमड़ियां होना किशोरावस्था के लक्षण है, ठीक है। ये लड़कियों में भी होता है, लड़कों में भी होता है। और हम अपने और दूसरों के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं, अवेयर हो जाना, ज्यादा अवेयर हो जाना, हाँ? आगे देखिए, दूसरी ओर कुछ ऐसे भी परिवर्तन है जो लड़कों और लड़कियों में भिन्न होते हैं। लड़कियों में कौन से परिवर्तन होते हैं, देखो एक तो हमने पढ़ा कि दोनों में समान परिवर्तन होते हैं, जो हमने देख लिया। अब ऐसे परिवर्तन होते हैं जो लड़के और लड़कियों में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लड़कियों में कौन से परिवर्तन है जो हमें दिखाई देते हैं टीन एज में या किशोरावस्था में, या यानी जो क्या बोलते हैं, ये जो टीन एज होती है ना, इसको यौवनारंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुबर्टी, हमने नाम लिखा था ना, पुबर्टी। पुबर्टी, PUBERTY, पुबर्टी, प्यूबर्टी नहीं बोलते, पुबर्टी बोलते हैं। तो पुबर्टी में, इस अवस्था में लड़कियों में जो आपको लक्षण दिखाई देंगे, जो परिवर्तन आपको दिखाई देंगे, लड़कियों में कौन से दिखाई देंगे कि स्तन के आकार में वृद्धि होना, ठीक है। स्तनाग्र की त्वचा का रंग भी गहरा होना, ठीक है। इस समय लड़कियों में रजोधर्म होने लगता है। सबसे बड़ी बात जो होती है, लड़कियों में क्या परिवर्तन होता है, पीरियड्स चालू हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पीरियड चालू हो जाते हैं, ठीक है। ये जैसे आप समझो कि 6 दूनी 12, मतलब छठी सातवीं कक्षा में पीरियड शुरू हो जाते हैं सामान्यतया। कभी हो सकता है 13 साल की उम्र में भी हो, कभी 10 में भी हो जाए, वो अलग बात है। एक सामान्य जो टाइमिंग लेके चलते हैं, वो 11-12 साल के लेके चलते हैं। तो उस एज में रजोधर्म शुरू हो जाता है, और जब पहली बार पीरियड आता है लड़कियों में, तो उसको बोलते हैं रजोदर्शन, मेनार्की। बताओ क्या बोलते हैं, रजोदर्शन क्या बोलते हैं, रजोदर्शन, मेनार्की, अंग्रेजी में क्या है, मेनार्की, मतलब साइंस की लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, मेनार्की बोला जाता है। पहली बार, और बहुत सारे ट्राइब्स एरिया में जो पहली बार पीरियड्स आते हैं, उसको सेलिब्रेट भी किया जाता है। आपने वीडियो देखे होंगे, रील्स वगैरह देखी होगी, कि लड़की को सभी औरतें पास में रह के उसको नहलाती है, पता नहीं कौन कौन से टोटके करती हैं। फर्स्ट में जब पीरियड आते हैं ना, फर्स्ट टाइम पीरियड आता है, तो उसको सेलिब्रेट भी किया जाता है। मतलब उसको एक अच्छे गुण की रूप में, कितना बढ़िया बढ़िया काम हुआ है ना, उसके रूप में उसको मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये एक अच्छी चीज है ना। आपने तो यो अच्छो ठा पड़ जाए तो, अरे यार बोलना नहीं, ऐसा अपन, मतलब ये इसमें सामान्य बात है, ये सामान्य बात है। हमारी उत्पत्ति इसी से हुई है, और अब जिसकी भी होगी वो भी इसी से होगी। तो ये सामान्य चीजें, इसमें कोई इधर उधर की बातें नहीं है, हवाबाजी करने की जरूरत नहीं है नहीं। तो ये जो है मुख्य परिवर्तन लड़कियों में जो होता है, वो ये आपको दिखाई देता है। ये नाम याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार जब पीरियड आता है तो उसको बोलते हैं मेनार्की। इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं, रजोदर्शन भी बोलते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम आता है तो। बाकी इसको रजोधर्म बोला जाता है, और ऋतुस्राव भी बोला जाता है। लिखा दिया आपको मैंने, नोट्स में लिखा रखा है सारा का सारा, याद रख लेना इनको, ठीक है। ये तो होती है लड़कियों में परिवर्तन। इसके बाद की बात करते हैं लाल लालियों। इसके बाद अब देखो, लड़कियों की आवाज जो है वो क्या हो जाती है, एकदम सुरीली, आ हा हा, जैसे लता मंगेशकर बोल रही हो वैसे ना, हेलो भैया, वो वाली आवाज, ठीक है। फिर बाद में लड़कों लड़कों की बात करें तो लड़कों में क्या होता है, उनकी आवाज फट जाती है नहीं, जोजरी, जोजरी आवाज भी, जोजरी आवाज, ठीक है। आवाज फट जाती है, फट मतलब फट जाती है, फटने लगती है, ठीक है। साथ ही दीवा स्वप्न, दिन में सपने देखते हैं, बताओ क्या करते हैं
दिन में सपने देखते हैं, दिमाग उड़ो दो कोरे, दिमाग बने में नहीं लागे, भले कतरा ही कोक था बन लो पण बने में दिमाग नहीं लागे, दिमाग उड़ो दो कोई रे आखो दिन हरकटी घूमतो रहे। और वही चीजें ये बाकते रूपाली है यार, काच मार दोस्ती वीजा। हाँ, ऐसा होता है। और दिवा स्वप्न सात रात्रि में शिश्न के आकार में विवर्तन होता है, उर्दू हो जाता है, ये बात आप समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, शिश्न पेनिस बोलते हैं इसको। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आती है। ठीक है, ये सभी परिवर्तन महीनों या वर्षों की अवधि में मंद गति से मतलब धीरे धीरे होते हैं। अचानक यूनिक काले तक तो कहीं नहीं हो रहा, आज अचानक दाढ़ी मूछें आएगी मतलब ऐसा नहीं होता है ना, धीरे धीरे। तो लड़कों में शरीर पर दाढ़ी मूछ आने लगता है ना, ऐसे बढ़िया मूछा और वंट देवारी आदत पड़ जाए नहीं। चलिए, ये बातें समझ में आ गई। इसके बाद की बात करते हैं, आगे चलते हैं। कुछ व्यक्तियों में ये परिवर्तन कम आयु में ही तीव्रता से होने लगते हैं या दिखाई देने लगते हैं, जबकि अन्य में मंद गति से। प्रत्येक परिवर्तन तीव्रता से पूर्ण नहीं होता, धीरे धीरे होता है। उदाहरणतः लड़कों के चेहरे पर पहले चित्राए हुए कुछ मोटे बाल परिलक्षित होते हैं, मतलब एक बाल अटू यूं लंबो जो मतलब एक टी दाढ़ी यूं पूरी पूरी दाढ़ी नहीं है, जैसे अभी मेरी है, मेरी एज 28-29 की हो गई तो मेरी पूरी दाढ़ी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं 16-17 का था उस तब ये ऐसी कैसी आ गई थी डायरेक्ट यूं 5-7 दिन में लंबी हुई। 2-4 बाल अटे गिरा, 2-4 अटे गिरा, 2-4 है ना, चित्राए हुए बाल, बिखरे हुए बाल। तथा धीरे धीरे यह धीरे धीरे वृद्धि जो होती है एक जैसी हो जाती है। कैसी हो जाती है? एक जैसी। फिर इन सभी परिवर्तनों में विभिन्न व्यक्तियों के बीच विविधता परिलक्षित होती है, अलग अलग डिफरेंस भी होता है, यूनिक सब में एक जैसा होता है। जैसे अमिताभ बच्चन के देखे उसने ऐसी सी दाढ़ी है कि नहीं, तो और बहुत सारे के जो होती है पूरी दाढ़ी होती है, वो अलग अलग बात है। जैसे कि हमारे नाक नक्श अलग होते हैं, उसी प्रकार इन बालों की वृद्धि का पैटर्न स्तन तथा शिश्न की आकृति में आकार भी भिन्न होते हैं। शरीर के जितने भी भाग होते हैं, चाहे लैंगिक अंग हो चाहे बिना लैंगिक अंग हो, वो सभी जो है सभी में भिन्नता लिए हुए होते हैं, सब में एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, और ये जो परिवर्तन होते हैं ये लैंगिक परिपक्वता के लक्षण है। ये जो परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं ये लैंगिक परिपक्वता के लक्षण है। आगे बात करते हैं, लैंगिक परिपक्वता समझ में आ गई। इस आयु में शरीर में लैंगिक परिपक्वता जो है क्यों परिलक्षित होती है, वो इसलिए होती है कि बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट कार्यों के संपादन हेतु विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं की आवश्यकता की बात अपन कर चुके हैं, वो तो हो गई। लैंगिक जनन में भाग लेने के लिए जनन कोशिकाओं का उत्पादन इसी प्रकार का एक विशिष्ट कार्य है। अब लैंगिक परिपक्वता आ गई, इसका मतलब क्या है कि वो जो जीव है वो जनन कोशिकाएं उत्पादित करने की क्षमता हासिल कर चुका है। जनन कोशिका जिससे नए जीव की उत्पत्ति होनी है, वो कोशिकाएं उत्पादन करने की क्षमता उसमें आ चुकी है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? लैंगिक परिपक्वता बोलते हैं। पौधों में भी इसी प्रकार से विशेष प्रकार की कोशिकाएं उत्तक विकसित होते हैं, जिससे क्या होता है, मतलब अचानक तो ये नहीं पौधे उतरो मोटो फला लग जाए, ऐसा तो नहीं होता है। वो बड़ा होगा। कलम मैंने बता दिया ना, कलम की आयु कितनी होती है? कलम की आयु उस पौधे के समान होगी जिससे उसकी कलम की गई है, तो वो आयु अलग है। जब नया पौधा आप बीज से बनाओगे तो उसकी आयु तो आयु के हिसाब से होगी, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा। लेकिन कलम किया है तो फिर कलम आपने उंगली यहाँ से काट दिया, अब इसकी आयु नहीं, इसकी आयु कितनी, जिसकी जितनी इसकी उसकी इतनी भी सेम सेम है, वो तो उसमें कोई समस्या नहीं। ठीक है नहीं, आगे बात करते हैं। आगे देखिए, यद्यपि किसी व्यक्ति के शरीर में युवावस्था के आकार हेतु वृद्धि होती है, परंतु शरीर के संसाधन मुख्यतः इसकी वृद्धि की प्राप्ति की ओर लगे रहते हैं। इसी प्रक्रम को चलते जनन उत्तक की परिपक्वता मुख्य प्राथमिकता नहीं होती। अतः जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि धीमी होने, सामान्य वृद्धि शरीर बढ़ना धीमा होता है, फिर लैंगिक परिपक्वता आती है। लेकिन जब छोटे होते हैं तो अचानक से शरीर में वृद्धि होती है। 4-5 महीना में उतना मोटा हो जा, 2-3 साल में ये इतना मोटा हो जा, अटा हो दिया थोड़ी थोड़ी जी 12-13 साल तक है, 18-19 तक, मतलब 11-12 के बाद में लंबाई जो है अचानक परिवर्तित नहीं होती। फिर 16-17 की उम्र में अचानक से लंबाई में परिवर्तन होता है। आप देखना कभी भी, जैसे आपकी एज है तो आप जब 8वीं में थे ना, 8वीं में थे तो उस आपकी लंबाई बहुत बच्चे बालक जैसे दिखते थे आप। फिर 9वीं-10वीं में जैसे आए तो अचानक आपकी लंबाई बढ़ गई, है ना, तो उस समय होता है। अतः जैसे शरीर में सामान्य वृद्धि होती है वैसे नहीं होता है। जनन उत्तक परिपक्व होना प्रारंभ हो जाते हैं। किशोरावस्था की इस अवधि को यौन आरंभ, बताओ कौन सी? यौन आरंभ, ये बता दिया आपको मैंने अभी, ये यौन आरंभ मैंने आपको पहले ही बता दिया।
तो उसको क्या बोलते हैं, यौनारंभ। जब ये लक्षण जो है अचानक से परिवर्तित होते आपको दिखाई देते हैं, उनको बोलते हैं यौनारंभ। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे प्यारे लाल लल्लियों। अतः वे सभी परिवर्तन जिनकी हमने चर्चा की जनन प्रक्रम से किस प्रकार संबद्ध है, हमें याद रखना चाहिए कि लैंगिक जनन प्रणाली का अर्थ है कि दो विभिन्न व्यक्तियों की जनन कोशिकाओं का आपस में मिलना, संलयित होना। जनन का मतलब है कि दो विभिन्न व्यक्तियों की, जिसमें एक नर हो दूसरा मादा हो, यूनिक नर नर की कोशिकाओं को मिला के तुम नया जीव उत्पन्न करने की कोशिश करो, नहीं होगा, संभव नहीं है, नहीं होता है। साइंटिस्ट भी, अरे नर नर की कोशिकाओं से कैसे नया जीव उत्पन्न करेंगे, क्षमता ही नहीं है उसमें, क्षमता ही नहीं है, क्षमता नहीं है, क्षमता नहीं है ना। आगे देखिए, तो उनका परस्पर संलयित होना और एक नई कोशिका बनना और उसके बाद में विभाजन के साथ साथ उससे नया जीव उत्पन्न होना, मतलब दो जनन कोशिकाओं का मिलकर नया जीव बनना, जनन। यह जनन कोशिकाओं के बाह्य मोचन द्वारा हो सकता है, जैसे कि पुष्पी पौधों में होता है, अथवा दो जीवों के परस्पर संबंध द्वारा जनन कोशिकाओं के आंतरिक स्थानांतरण। एक तो एक्सटर्नली ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसफर होता है, एक इंटरनली ट्रांसफर होता है। एक्सटर्नली कैसे, जैसे फूल पे पुंकेसर है, एक जो है आपका कौन सा बोलते हैं, नर पुष्प है, एक मादा पुष्प है, इधर से पुंकेसर उड़ के या मधुमक्खी के माध्यम से या हवा के माध्यम से जो है पानी के माध्यम से दूसरे पे जा रहे हैं, तो एक्सटर्नली ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। एक्सटर्नली जो है वो यानी बाहरी रूप से क्या हो रहा है, एक फूल से दूसरे फूल पे जा रहा है। लेकिन मानवों में या पशुओं में जो होता है इंटरनली जो है वो जनन कोशिका एक जीव से दूसरे जीव के शरीर में स्थानांतरित होती है डायरेक्टली। ठीक है, तो बाह्य रूप से नहीं होती है। जैसे कि अनेक प्राणियों में होता है, जंतुओं को संगम के इस प्रक्रम में भाग लेना होता है। आवश्यक है कि दूसरे जीव उसकी लैंगिक परिपक्वता की पहचान कर सके। यौनारंभ की अवधि में, जैसे अभी जब क्या बोलते हैं, कम उम्र में शादी हो जाती है, और जब कम उम्र में बच्चे पैदा हो जाते हैं तो वो या तो 7 महीने में पैदा हो जाते हैं, तो फिर हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, आईसीयू में भर्ती कराना पड़ता है। वह बापड़ी जब बेचारी माँ मने होड़ा 18 साल की उम्र में, वो खुद परिपक्व नहीं हुई है, और फिर उस, हालांकि छोटी मोटी क्षमता उसमें आ ही गई है, लेकिन उसके शारीरिक अंग जो है पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुए, और फिर आप वो माँ बन रही है, तो वो जो है क्या बोलते हैं उसको, कि वो उसको झेल नहीं पाएगी। ठीक है नहीं, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि लैंगिक परिपक्वता की पहचान कर सकें, ये बात लिख रखी। यौनारंभ की अवधि में अनेक परिवर्तन, जैसे बालों का नवीन पैटर्न, इस बात का संकेत है कि लैंगिक परिपक्वता आ रही है, परिपक्व हो चुका है नहीं, आ रही है, अभी चल रहा है। 18-19 तक तो कम से कम दबना ही चाहिए, 18-19 साल की उम्र तक तो कम से कम दबना ही चाहिए, फिर बाद में तुमसे कंट्रोल नहीं होता तो वो अलग बात। ठीक है, दूसरी ओर बात करते हैं। दूसरी ओर दो व्यक्तियों के बीच जनन कोशिकाओं के वास्तविक स्थानांतरण हेतु विशिष्ट अंग अथवा संरचना की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए शिश्न के ऊर्ध्व होना और होने की क्षमता। स्तनधारियों में, जैसे कि मानव में शिशु मां के शरीर में लंबी अवधि तक गर्भस्थ रहता है, गर्भ में रहता है, तथा जन्मोपरांत स्तनपान करता है, इसके लिए अंग और तंत्र भी विकसित होने चाहिए। इन सभी स्थितियों के लिए मादा के जननांगों एवं स्तन का परिपक्व होना आवश्यक है। बाकी बालक बालिका जो जन्म लेगा वो स्तनपान कहां से करेगा, उसको भोजन कहां से मिलेगा, उसके अंग, आंतरिक अंग परिपक्व नहीं हुए हैं, यानी बच्चा पालने की अंदर जो है वो जगह सही से सेट हुई नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये है नर जनन तंत्र। बताओ क्या है? अब इसके बाद में आता है नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र की बात अपन करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये नर जनन तंत्र दिख रहा है। इसमें जितने भी भाग हैं, अपन ने यहाँ पे लिखा है कि एक तो जनन कोशिकाएं उत्पादित करने वाले और इन जनन कोशिकाओं को मादा अंग तक पहुंचाने वाले, ये सभी अंग मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उसको क्या कहते हैं? नर जनन तंत्र। नर में वे अंग जो
जनन कोशिकाएं यानी शुक्राणु उत्पादित करते हैं और वे अंग जो इन उत्पादित शुक्राणुओं को मादा कोशिका तक पहुंचाने का काम करते हैं वो सम्मिलित रूप से नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऊपर लिख रखा है नर जनन तंत्र। अब यहां पर देखिए ये तो है मूत्र नलिका, बताओ कौन सी नलिका है। अब ये काय से आ रही है, किडनी से आ रही है, कहां से आ रही है, तो वहां से फिल्टर होके ये अपना है ब्लैडर, किसो है मूत्राशय ब्लैडर है, जहां पर अपन बहुत देर तक मूतने नहीं जाते तो पेट में यहाँ पे दुखने लग जाता है नले में, है ना, तो फूल भरा जाता है। ठीक है नहीं, तो ये तो है मूत्राशय। अब मूत्राशय से आप देखें, मैं क्या बात कर रहा था, तो ये मूत्राशय, ये प्रोस्टेट ग्रंथि है जो यहाँ पर इस मूत्राशय के नीचे की ओर आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर क्या है, ये शुक्राशय, ये भी शुक्राशय है। इस शुक्राशय में क्या होगा, देखो ये है वृषण, बताओ क्या है वृषण, मतलब ये ऊपर का जो खोल है ना इसको बोलते हैं वृषण कोश, और ये अंदर जो है क्या है वृषण है। ठीक है, ये वृषण कोश, ये वृषण है, और ये जो वृषण होते हैं शरीर के बाहर की ओर होते हैं, अंदर की ओर इसलिए नहीं होते हैं कि जब शुक्राणु बनने होते हैं तो शुक्राणु का टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस में नहीं बन सकते, क्योंकि शरीर का तापमान कितना होता है 37 या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इस टेम्परेचर शुक्राणु निर्माण नहीं होता है, तो कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, कम तापमान की जरूरत होती है, इसलिए ये जो सिस्टम है वो प्रकृति ने शरीर के बाहर बना के दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या बना, उसके बाद में यहाँ से जो ये नली जा रही है ये शुक्र वाहिका है, बताओ क्या है शुक्र वाहिका। तो यहाँ से शुक्राणु बन के ये इधर जाएंगे और यहाँ पर शुक्राशय में जाके इकट्ठे हो जाएंगे, शुक्राशय में जाके इकट्ठे हो जाएंगे, और ये है प्रोस्टेट ग्रंथि। एक जो तो शुक्राशय है, ये दूसरों का ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। ये दोनों शुक्राशय और प्रोस्टेट जो ग्रंथि है ये कुछ पदार्थ, तरल पदार्थ का श्रावण करती है। ये तरल पदार्थ क्या करेगा कि यहाँ पर जो शुक्राणु पड़े हैं इनको एक तरल माध्यम उपलब्ध करवाएगा ताकि ये बह के जा सके, सूखे सूखे नहीं जा पाएंगे, तो इनको कुछ पदार्थ जो है उसके अंदर डुबोया जाता है, डुबोया जाता है मतलब जैसे कचरा पड़ा है तो अपन पानी डाल के कि हमें वही दो, तो ऐसे ही ये कुछ तरल पदार्थ उत्पादित करेंगे ताकि वो शुक्राणु जो है बह के आगे जा सके। ठीक है, ये इसका काम होता है प्रोस्टेट ग्रंथि का। आगे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, ये शुक्राणु उत्पादन करने का काम वृषण का होता है, फिर शुक्राणुओं को एकत्रित करने का इकट्ठा करने का काम शुक्राशय का होता है, उसमें लिक्विड पदार्थ मिलाने का काम शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि का होता है। मूत्राशय, अब यहाँ पर ध्यान देना, क्या ध्यान देना कि ये जो मूत्राशय होता है और ये जो शुक्राणु का जो मार्ग होता है दोनों मार्ग एक ही होते हैं, यानी आगे ये दोनों मार्ग एक ही है, यहीं से जो है शुक्राणु बाहर निकलेंगे, यहीं से मूत्र बाहर निकलेगा। अब ध्यान रखना है कि जब शुक्राणु आएंगे तो मूत्र विसर्जन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक गेट सा लगा हुआ होता है वो बंद हो जाता है। गेट, यहाँ पर एक गेट सिस्टम होता है, सुन लो समझ लो, ये प्रोस्टेट ग्रंथि जब एक्टिव हो जाएगी तो उस समय क्या होगा, यहाँ पर ये जो मार्ग है ना ऊपर का ये मार्ग बंद हो जाएगा और कौन सा मार्ग शुरू हो जाएगा, ये मार्ग खुल जाएगा। तो जब शुक्राणु आ रहे होंगे उस समय मूत्र विसर्जन नहीं कर पाएंगे आप, और जब मूत्र विसर्जन हो रहा है तो शुक्राणु नहीं आएंगे। नर जनन तंत्र में शुक्राणुओं के लिए और मूत्र के लिए दोनों के लिए सिंगल मार्ग होता है, एक ही मार्ग होता है। जबकि आगे बात बताऊंगा अभी मैं कि ये जो आपका मादा जनन तंत्र होता है, इस मादा जनन तंत्र में ये पूरा सिस्टम अलग होता है और मूत्र मार्ग अलग होता है, मूत्र मार्ग पूरा अलग। और वो मूत्र मार्ग की नलिका जो होती है, ये जो लास्ट में आपको सिरा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अलग से एक छोटा सा एक छेद होता है जहाँ से मूत्र विसर्जन होता है। ठीक है, बाकी ये मार्ग पूरा अलग होता है जहाँ से शुक्राणु यहाँ पर अंदर जाएंगे और यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया होगी। तो नर में दोनों मार्ग एक होते हैं, मतलब दोनों के लिए एक ही मार्ग होता है, जबकि मादा में दोनों मार्ग अलग होते हैं। ठीक है, हाँ खुलते हैं एक ही जगह पे जाके, लेकिन मार्ग दोनों, ये ऐसे ही बनाना है, ये दिख रहा है ना, ऐसे बनाना। ठीक है, हाँ मैं क्या बता रहा था, अब बात करते हैं इसकी, ऊपर वाला हो गया ना, अब दोनों को एक साथ में बताऊंगा कंक्लूड करके, मैं 29 हो चुके हैं, कंक्लूड करके भी बताऊंगा। अब ये है आपका कौन सा है, मादा जनन तंत्र। ये सारी बातें मैंने बता दी है, ये है मादा जनन तंत्र। क्या है मादा जनन तंत्र, देखो इनको बोलते हैं अंडाशय, इनको बोलते हैं अंडाशय, ये गर्भाशय, ये ग्रीवा है, ये कौन सी है ग्रीवा है, ये योनि है,
ये गर्भाशय मैंने बता ही दिया आपको, ये अंडाशय हो गया, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? जिसको अपन बोलते हैं अंडवाहिका। क्या बोलते हैं इसको? अंडवाहिका, फैलोपियन ट्यूब। अब क्या होता है कि लड़कियों में जो क्या आते हैं, पीरियड्स आते हैं। वो पीरियड्स कब आते हैं? जो हमने लास्ट में लिखा कि क्या होता है जब अंड का क्या नहीं होता है, निषेचन नहीं होता है, तब क्या आते हैं? पीरियड आते हैं। जब अंड का निषेचन हो जाएगा तो पीरियड नहीं आएगा। अंड का निषेचन हो जाएगा तो पीरियड नहीं आएंगे। बात को समझना, जब तक पेट के अंदर शिशु पल रहा होगा तब तक पीरियड्स नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? इसका भी ये कारण है कि जितना भी पोषण मिलेगा वो अपरिपक्व अंड को नहीं मिलेगा। किसको नहीं मिलेगा? अपरिपक्व अंड को पोषण नहीं मिलेगा, क्योंकि अंदर गर्भ में शिशु पल रहा है, उसको सारा सारा पोषण मिलेगा। इनको परिपक्व करने के लिए कोई खुराक नहीं मिलेगी कि तुम अभी सोए रहो, तुम्हारा कोई काम नहीं है, अभी मेरे पास इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, नहीं समझ में आ गई बात? हाँ, तो अब बात करते हैं कि क्या होता है। मादा जनन कोशिकाओं अथवा अंड कोशिकाओं का निर्माण अंडाशय में होता है। तो मादा जनन कोशिकाएं जो होती अंड होती है, उन अंड का निर्माण इन दोनों अंडाशय द्वारा किया जाता है। और उसके बाद में जन्म के समय ही, लड़कियों का जब जन्म होता है उसी समय ये जो दोनों अंडाशय होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे असंख्य हजारों की संख्या में अपरिपक्व अंडे होते हैं। ठीक है, जो पुबर्टी यानी यौवनारंभ यानी 11-12 साल की एज में एक एक अंड परिपक्व होके इनमें से क्या होता है, बाहर आता है। ठीक है, क्योंकि पीरियड का जो टाइम होता है वो 28 दिन 30 दिन होता है, 28 दिन लेते हैं हालांकि। तो हर 28 दिन में एक अंडाशय द्वारा एक अंड को परिपक्व करके आगे भेजा जाता है। तो एक बार इसने परिपक्व करके भेजा तो दूसरी बार में ये परिपक्व करके आगे भेजेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब ये परिपक्व अंड जो होता है, आगे बात करते हैं। अंडवाहिका अथवा फैलोपियन ट्यूब द्वारा यह अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाया जाता है। यह फैलोपियन ट्यूब है, यहां से जो अंड आएगा उसको यहां से यहां तक ले जाया जाएगा। सिंपल बात है, प्रोसेस आपको ऐसे ही लिखना है अगर आपको प्रक्रिया पूछ ले तो। अब ये आगे क्या है, ये दोनों जो ट्यूब है ना, ये ट्यूब ही आगे बदल रही है किसमें? गर्भाशय में। आगे जाकर फैल रही है और गर्भाशय के रूप में बदल रही है। ठीक है, गर्भाशय कहते हैं, थैलीनुमा संरचना बनती है जिसे क्या कहते हैं, गर्भाशय। आगे देखिए, और ये गर्भाशय जो होता है वो ग्रीपा द्वारा योनि में क्या होता है, खुलता है। ठीक है, मेथुनांग जो होता है यहां तक ही होता है, ये लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर, 3 से 5 इंच, 3 से 5 इंच, 3 से 5 इंच INCH लंबा ये यहाँ तक का मार्ग होता है। इससे आगे अपने को कुछ भी लेना देना नहीं है। शुक्राणु यहाँ तक ही सीमित रहेंगे, इससे आगे वो ऑटोमेटिक सिस्टम से चले जाएंगे। ठीक है, इससे आगे दादागिरी करोगे तो फिर आपको आपके ऊपर जो है जबरदस्ती वाला केस लगाया जाएगा। हाँ सही बात है, हाँ वो यही तो होता है। देखो आगे बात करते हैं, फिर आगे देखिए, आशीष फोटो गई जिंदगी तो यही से पैसा अंडा पासे तो भर रहे आंगले। मैथुन के समय शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं। ठीक है, योनि मार्ग में स्थापित हो गए, शुक्राणु चले गए। ठीक है, दो लोगों के संपर्क से, आपसी संपर्क से, ठीक है, प्रगाढ़ संबंध से, जहां से ऊपर की ओर यात्रा करके अंडवाहिका तक पहुंचते हैं। और ये जो शुक्राणु होते हैं जो नर जनन तंत्र के द्वारा यहां तक पहुंचाए गए हैं, ये क्या करेंगे, ये यहां से यूं होके यहां तक आएंगे। और जो अंड होगा वो यहां पर कहीं पड़ा होगा, कहां पे, यहां पे, ये यहां पर आएंगे। और ध्यान रखना, अंड का जो निषेचन होता है वो हमेशा कहां पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में, ना कि इधर आने के बाद। इधर कब आएगा, जब निषेचन नहीं होगा तब आएगा इधर, बाकी नहीं आएगा। और फिर निषेचन हो गया तो फिर भी इधर आएगा, जब तक निषेचन नहीं होगा नहीं आएगा। और निषेचन नहीं होगा, खराब हो गया, फिर आएगा। अब बात समझ में नहीं आई तुम्हारे? अगर इस अंड का निषेचन हो गया तो निषेचित अंड वापस यहां पर आके स्थापित होगा और गर्भ बनेगा। ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो ये सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा, जैसा कि हमने कल बताया, और बिगड़ जाएगा, सब टूट टूट के निकलेगा। उसको अपन क्या कहेंगे, पीरियड बोलेंगे, रजोधर्म कहेंगे, MC कहेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलेंगे। तो ये मामला यहाँ पर पूरा पूरा सिस्टम सेट। जब इसका निषेचन हो जाता है, मतलब नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका का आपस में मिलना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। ठीक है, और निषेचन जो हो जाता है यानी युग्मक, मादा युग्मक और नर युग्मक मिलते हैं, इससे युग्म नज बनता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट जो है फिर बाद में उसको वो निषेचित अंड हो जाता है, वो गर्भ में जाकर स्थापित होता है। फिर उसे भ्रूण कब कहेंगे, फिर वो एक गेंद जैसी संरचना बनेगी, उसको अपन भ्रूण कहेंगे। और यहाँ पर एक
एक आइटम और बनेगा ऐसा पतला चपटा चपटा तस्तरी जैसा, जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। बताओ क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलेंगे। ये प्लेसेंटा क्या करेगा, यहाँ पर जो भी गर्भ स्थापित होगा उसको सारा का सारा पोषण प्रदान करेगा। और इसका जो अपशिष्ट होगा, जैसे पेट के अंदर शिशु जो है वो मूत्र विसर्जन कर रहा है, तो वो मूत्र विसर्जन किधर जाएगा? वो प्लेसेंटा में जाएगा। प्लेसेंटा से माँ के रुधिर में मिल जाएगा और माँ जो है वो अपने शरीर से बाहर बाहर त्याग देगी। तो सिस्टम ये रहता है पूरा पूरा। जैसे गाय भैंस का बच्चा बच्ची वे दिन आप नहीं देखा, थैली फूटे मैंने पूरा मुंह ही निकले, ओटली फूटे कि नहीं फूटे? तो वो अलग आइटम होता है। लेकिन जब बच्चा अंदर है या शिशु अंदर है, तब जो है विसर्जन जो काम हो रहा है वो सब माँ के शरीर में जाके विसर्जित होगा। आंगड़े सब खराब खराब आइटम माँ का शरीर में, उसको कोई समस्या नहीं होगी। इतना सिस्टम है तगड़ा वाला। तो ये सारा सिस्टम होता है। उसके बाद में क्या होता है, निषेधित अंडा विभाजित होकर कोशिकाओं की गेंद में संरचना बदल जाता है, जिसको अपन भ्रूण कहते हैं। और ये जो है वो क्या हो जाता है, फिर 9 महीने तक कहाँ पे रहता है बताओ? गर्भाशय में रहता है। 9 महीने तक गर्भाशय में रहता है। उसके बाद में क्या होता है, बच्चे यानी बालिका बालक कुछ भी हो सकता है, शिशु का जन्म होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। ठीक है। रजो धर्म चक्र हर 28 दिन में। ठीक है। और ये सारा जो है पोषण वहां से मिलेगा माँ के शरीर से। तो इस प्रकार से जो है वो सारा सिस्टम सेट होता है। तो आज की सभा यहीं पे करते समाप्त, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू वेरी मच।